चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है किसी भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस अध्याय को ध्यान समझिएगा, पढ़िएगा। जहाँ भी कोई समस्या हो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा को समझा देंगे। चलिए अध्याय 3 आपका जो है विद्युत धारा पाठ का नाम है और इसकी सबसे पहले जो है हेडिंग बनती है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। क्या होता है विद्युत धारा कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। फिर समझ लो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है कि भाई आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसके पहले आपने जो अध्याय 1 और 2 पढ़ा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब आपके जो चार्ज थे बिल्कुल रेस्ट में थे, विराम में थे, तो ये सब फिनोमेना देखे। लेकिन अब हम अध्याय 3 में ये देखेंगे कि जब चार्ज आपका मूव करेगा, जब चार्ज आपका गति करेगा तो कैसे गति करेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारा बोलते हैं। और हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि dt टाइम में जो आवेश फ्लो हुआ, बहुत कम समय में जो आवेश फ्लो हुआ वो आपका dq फ्लो हुआ, तो यूनिट टाइम में आपका क्या होगा, dq अपॉन dt। और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से दिखाते हैं, I बराबर dq अपॉन dt। यह एक अदिश राशि होता है। करंट आपका जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, यह एक अदिश राशि होता है। इसका जो मात्रक होगा आपको पता है, यूनिट ऑफ I। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय मात्रक क्या होता है, सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एम्पियर। जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब जो है आपका कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि होता है। अच्छा, और समझिए, अगर मुझे यहाँ पर dq निकालना हो, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है I बराबर क्या होगा, dq अपॉन dt। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू dt बराबर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, dq का मान निकालना चाहते हैं तो dq का मान निकल जाएगा आपको I इंटू dt। आप ये भी हो सकता है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसका मात्रक जो है आपका एम्पियर होता है और कूलाम पर सेकेंड होता है। अब आवेश जब फ्लो करता है तो इससे आपका कोई जो चार्ज कैरियर है, जो आवेश वाहक है, कौन कौन हो सकते हैं। जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें चार्ज कैरियर कौन कौन हो सकते हैं, करंट कैरियर या चार्ज कैरियर। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, आप कौन कौन हो सकते हैं ये देखिए इसमें, चार्ज कैरियर। अच्छा देखो, पहला मेटल या कंडक्टर, धातु या चालक।
देखो कि भाई जैसे मेटल है, जैसे कॉपर की वायर है, इसमें से करंट कैसे फ्लो होता है? तो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उसके कारण। ऐसा नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं कॉपर में मान लें 29 इलेक्ट्रॉन, सभी 29 आपका करंट के लिए फ्लो करे, नहीं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वही उपयोगी होता है करंट को ले आने में। तो मेटल में और कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही पार्टिसिपेट करता है, वही फ्लो करता है, मूव करता है, करंट के ले आने में उसको सहायता होता करती है। तो धातु या चालक में जो करंट फ्लो होता है वह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई धातु में आवेश किसके कारण फ्लो होता है, तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन टिक मारते हैं, जो गलत है। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके कारण आपका फ्लो होता है। अच्छा, दूसरा सेमी कंडक्टर, हिंदी में से क्या बोलेंगे हम? अर्ध चालक। अर्ध चालक में किसके कारण होगा आपका? इसमें होगा फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स। होल्स क्या है? वीवर हिंदी में बोलते हैं। होल्स का मतलब होता है कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे हम होल्स बोलते हैं। तो जैसे आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस, आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये सब सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, जो धारा फ्लो होती है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। तीसरा सॉल्यूशन विलयन में, विलयन में जो करंट फ्लो होगा वो आपका कैटायन और एनायन, कैटायंस और आयंस के कारण, धन आयन और ऋण आयन के कारण होगा। जो विलयन में जो करंट फ्लो होगा वह धन आयन और ऋण आयन का होगा। और चौथा आपका क्या होता है? गैस, गैस, तो गैस में होता है वो आयनाइज्ड गैस, जो आयनाइज्ड गैस है उसके कारण फ्लो होता है। तो ये आपके करंट कैरियर हैं, आवेश वाहक हैं। ये चार फैक्टर रहे में जो धारा कैसे कैसे फ्लो होगी, कैसे कैसे फ्लो नहीं होगी, ये बताएगा आपका। ठीक है, अब एक हम मान लेते हैं चिन्ह परिपाटी कि यदि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश जिधर मूव करता है, जिधर गति करता है, धनात्मक आवेश जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि करंट आपका दिशा नहीं होता, आपका स्केलर है, लेकिन हम दिखाते हैं उसको तीर दिखा करके। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, उधर करंट की दिशा हम मानते हैं, करंट की दिशा हम उधर मानते हैं। और नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसके विपरीत दिशा में क्या मानते हैं? हम करंट मानते हैं। यह चिन्ह परिपाटी है कि यदि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, गति करेगा, करंट उसकी दिशा में हम लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी विपरीत दिशा में हम लेते हैं करंट को। तो ये आपके करंट की परिभाषा हो गई, ये सब करंट के बारे में आपको समझा दिया। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युतधारा बोलते हैं। और आवेश वाहक जो धातु होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उसमें जो आवेश फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स कारण होता है। जो सोल्यूशन होता है वह कैटायन और एनायन के कारण होता है। जैसे आपका H2O में जो होगा आपका तो H प्लस और OH माइनस, तो धन आयन और ऋण आयन के लिए होगा। तो इस प्रकार गैस में आयनाइज्ड गैस के कारण होगा। तो ये सब फैक्टर हैं। अगर धनात्मक आवेश जिस दिशा में मूव कर रहा है,
करंट की दिशा उधर मानते हैं और नेगेटिव जैसे मूव कर रहा है उसके विपरीत दिशा में मान लेते हैं। तो ये सब फैक्टर आपके हो गए, ये सब कंडीशन हो गए। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। चलिए अब हम नया टॉपिक देखते हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है। एक बात समझ लो कि जब कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट विद्युत धारा फ्लो होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, तो इसमें कौन-कौन से फैक्टर हैं जो अवरोध करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ चलना स्टार्ट किया, लेकिन इस कंडक्टर का खुद एटम उसका विरोध करेगा, धक्का मारेगा। इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये धक्का मार दिया। यहाँ से चलना शुरू किया तो एटम आ गया, फिर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन मुड़ गया, फिर यहाँ कोई एटम आ गया, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ कोई एटम आ गया, तो बार-बार उसको धक्का लग रहा है, विरोध हो रहा है। तो विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है। भाई प्रतिरोध क्या होता है, ये समझ लें कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन का गति करता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, तब इसके खुद के एटम आ गए, उसको रोक दिए, फिर निकलना शुरू किया, फिर एटम आ गया, फिर निकलना शुरू, फिर एटम आ गया। बार-बार ये रिपीटेशन हो रहा है, बार-बार इसका अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है, चाहे जो कंडक्टर हो। इसलिए जो वायर में हीटिंग आते हैं, यही कारण होता है कि बार-बार विरोध होता है। तो विरोध क्या होता है, टक्कर होता है, और टक्कर क्या हीटिंग डेवलप होता है। बार-बार टक्कर होगा तो हीटिंग डेवलप होगा आपका। तो वायर में जो हीट होता है, यही कारण होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई आप कॉपर के वायर लो, इसमें हीटिंग कम आती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आपके एक होते हैं, हीटिंग फिर भी होती है लेकिन कम होती है और के अपेक्षा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चलना शुरू की, खुद उसका एटम आ जाता है, उसका विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो बार-बार विरोध होता आपका चला जाएगा। तो यही कारण है विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया विरोध क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। इसकी जो डेफिनेशन है आप लोग लिखना चाहते लिख लो कि विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया विरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। अच्छा, इसे हम R से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ R, वो आपका क्या होता है, ओम। ऐसे भी होता है, ओम ऐसे भी लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को जो दिखाने के तरीके होते हैं वो ऐसे भी हम दिखाते हैं, ये रेजिस्टेंस। और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो लोड, इतने प्रकार के लोड होते हैं, जो आपका टेलीविजन है, हीटर है, गीगर है, फ्रीजर है, जितने भी डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, वह सब के सब रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें सब लोड पड़ता है आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इसे हम R से भी दिखाते हैं, जिगजैग दिखाते हैं, लोड भी दिखाते हैं, रेजिस्टेंस R से प्रेस करते हैं। इसका मतलब आपका ओम होता है। ओम ऐसे भी लिखते हैं, ओम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। आपको तो मालूम हो गया कि भाई रेजिस्टेंस यह एक अदिश राशि होता है। थोड़ा सा निगमन कर लें, इसका मात्रक ओम होता है। ये कोई कंडक्टर ले लेते हैं हम, कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ L ले लेते हैं, इसका एरिया हम A ले लेते हैं। इसकी लेंथ L, एरिया हम A लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वह लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। भाई जितना लंबा आप वायर लोगे, तार लोगे,
प्रतिरोध उतना ज़्यादा होता है। किसी पोल से आप अगर पोल 100 मीटर 200 मीटर दूर है, आप वहाँ पर से लाइट खींचना चाहते हो अपने घर तक, तो आप लंबा वायर लगाओगे तो आपके घर में जो बिजली आएगी वो कम आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब 2 लाइट लेते हो तो उसका एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होगा। अगर लंबाई ज़्यादा रहेगी तो आर का मान भी ज़्यादा रहेगा। और जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वह क्षेत्रफल एरिया के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। आप पोल से जो बिजली के तार आप ले जा रहे हो, अगर वो मोटा ले रहे हो तो विरोध कम होगा, हीटिंग कम आएगी, आपके लंबे तक समय चलेगा। यही आप अगर घरों वाला जो वायरिंग लगा, जो पतला तार अगर वहां से खींचोगे तो रोज आपका जलता रहेगा। तो एरिया, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस कम, क्षेत्रफल कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा आपका रहेगा। समीकरण 1 और 2। अब कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं, इसको संयोजित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आर समानुपाते एल बटे ए हो जाएगा। हटाओगे तो रखना पड़ेगा कांस्टेंट आपका रो एल अपान ये आपका हो गया। इसे हम कहते हैं रो, इसे जो हम कहते हैं रो, इसका इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आर बराबर क्या है, रो एल अपान ए। तो रो आपका ये रो है, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। आपको पता है आर बराबर रो एल अपान ए है। अब आर ए यहाँ पे कर दो, एल यहाँ पे कर दो, ये आपका रो हो जाएगा, हो जाएगा रो। तो रो बराबर आर ए बटे एल। इसकी देखो परिभाषा क्या होती है, इफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, यदि 1 मीटर लंबी चालक तार को जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये आपका रो, ये आर, ये आपका 1 का स्क्वायर बटे 1। तो रो बराबर क्या जाएगा आपका आर हो जाएगा ना आपका। तो 1 मीटर लंबी तार को जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे हम, उसे क्या बोल देंगे हम, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बोलेंगे, उसे हम प्रतिरोधकता बोल देंगे। तो ये है इसकी परिभाषा प्रतिरोधकता की। और इसका मात्रक यूनिट ऑफ रो, इसका मात्रक क्या जाएगा आपका आर ए बटे एल। आर का मात्रक हो गया ओम, इसका हो गया आपका मीटर स्क्वायर, इसका हो गया मीटर, तो कट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा यूनिट ऑफ रो, इसका जो मात्रक होगा वह ओम मीटर हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वह लंबाई समानुपाती होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और दोनों को हम कंबाइनिंग कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा, हटाओगे समानुपाती, कौन लगाना पड़ेगा आपका रो एल अपान ए हो जाएगा आपका। इसे रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आर बराबर जो है रो एल अपान ए, मुझे रो का मान निकालना था तो रो बराबर आपका आर ए बटे एल हो जाएगा। रो आर ए बटे एल परिभाषा, यदि जो है इस वायर का क्षेत्रफल हम 1 मीटर स्क्वायर लें और इसकी लंबाई 1 मीटर लें, जितना प्रतिरोध उस वायर में उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। और इसका मात्रक आपका ये हो गया। ठीक है, अब समझिए आगे। इसको वीडियो को आप लोग पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नया टॉपिक थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में जो है दे रखा है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी-कभी जो है वैकल्पिक रूप में पूछ लेता है, कभी मात्रक पूछ लेता है, कभी सवाल दे देता है। तो हम कैसे समझें कि कंडक्टेंस, चालक या चालन या चालकत्व या कंडक्टिविटी, चालकता इसे कहते हैं, ये क्या है? थोड़ा हम समझ लें कि इसके बारे में क्या है, और ध्यान से आप समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, ये टॉपिक आपको काफ़ी डिटेल से हम पढ़ाएँगे और समझाएँगे। बाकी आप लोग कमेंट करिए, हम आप अब इस वीडियो में आपके अध्याय 3, अध्याय 4 पूरा फिज़िक्स और पूरा केमिस्ट्री हम खत्म कर देंगे। तो समझो चालक क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? यह होता है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को, हिंदी में लिख देता हूँ, मैं हिंदी भी लिखता जाऊँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम? चालक कहते हैं, चालन कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो चालकत्व कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा तो चालकत्व ज्यादा रहेगा, चालक ज्यादा रहेगा आपका। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? चालकत्व कहते हैं, चालक कहते हैं। इसे हम जी से या सी से हम डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप किसी किसी किताब में जी देखो, किसी किताब में सी देखोगे, तो आप जी या सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हालांकि एनसीईआरटी किताब में दिखाया गया है वह जी से दिखाया गया है। इस जी से हम दिखाते हैं, जी बराबर 1/r। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा यूनिट ऑफ जी, ये 1/r का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अभी आपने देखा r का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ओम उल्टा ऊपर कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। अब इसी क्या लिख सकते हैं? इसी को मोह लिख सकते हैं। जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, इधर इधर हो जाएगा आपका मोह। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? साइमंस, साइमंस। तो इसके मात्रक कह रहे हैं कि इसके मात्रक कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग समझे रहिए कि भाई इसका मात्रक क्या होता है। तो कंडक्टेंस क्या है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इसे जी या सी से, किसी किसी किताब में अलग अलग जर्नल्स वाले अलग दिखाते हैं, जी या सी से करते हैं। और इसका मात्रक जो है 1/ओम या ओम इनवर्स से मो या आपका साइनस होता है। इसी प्रकार क्या होता है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यह होता है क्या? या क्या होता है कि हिंदी में लिखता हूं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसे कप्पा, इसे हम जो है के से दिखाते हैं, इसे कप्पा से दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। के बराबर क्या होता है? 1/रो। अब इसका मात्रक यूनिट ऑफ के, इसका जो मात्रक हो जाएगा, रो का मात्रक क्या होगा भैया? आपको बताया था अभी, ओम मीटर। ओम ऊपर कर दो, ओम, ओम ऊपर कर दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम को आप मो लिख सकते हो, मीटर इनवर्स। अब इसे क्या लिख सकते हो? साइमंस इनवर्स। इसे जो है एस मीटर इनवर्स। तो ये आपके हैं, ये आपके हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चालकता क्या होता है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसे हम के से दिखाते हैं, इसे कप्पा से दिखाते हैं। और इसका जो मात्रक होगा वह
1 बटे ओम मीटर, या ऊपर कर दो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर सकते हो, तो ये आप साइमंस मीटर इनवर्स या साइमंस सेंटीमीटर भी कर सकते हो, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके मात्रक आपके हो गए और आपका ये चालक और चालकता हो गया। तो ये कंपटीशन में कभी इसका फार्मूला या इस पर जो है कुछ यूनिट, इसके मात्रक ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब आप लोग को पता रहे कि भाई किसका मात्रक कौन है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ सवाल भी आपको दे रखे हैं, आप लगाइएगा, इसके मात्रक के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, फिर अगला वीडियो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं क्या है। चलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हाई स्कूल में देख लो, इंटर में देख लो, कंपटीशन में देख लो, तो इसका कारण क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, इसके बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ओम का नियम क्या है, ध्यान समझिएगा इसको, कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, यदि किसी कंडक्टर कंडीशन लगा है या आपका धनात्मक कोई विभव लगा है, ये पॉजिटिव थे पॉजिटिव, नेगेटिव थे नेगेटिव, यदि किसी कंडक्टर या मेटल, किसी चालक या धातु की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसका लेंथ हो, उसका एरिया हो, उसका मास हो, उसका टेम्परेचर हो, उसका वॉल्यूम हो, उसका प्रेशर हो, यदि किसी कंडक्टर की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कांस्टेंट रहें, नियत रहें, यथावत रहें, तो इसके सिरों पर लगाया गया विभव करंट के हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा। ध्यान समझिएगा कि यदि किसी कंडक्टर की तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसका लेंथ, उसका मास, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका एरिया, तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भौतिक गुण हैं, ये सब के सब कांस्टेंट रहें, नियत रहें, यथावत रहें, इसके सिरों पर, जो कंडक्टर लिए इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभव करंट क्या होगा, आपका समानुपाती होगा। ठीक है, अब हटाओगे समानुपाती, तो रखना पड़ेगा कांस्टेंट, हटाओ तो आपका लग जाएगा आर आई, ये जब चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का तो हमको रखना पड़ेगा कांस्टेंट आर, आर आई, या V बराबर आपका आई आर, ये है। अब V बराबर आई आर या आर आई, ये हर जगह लगा सकते हो, लेकिन ओम्स लॉ हर जगह नहीं लगा सकते, ये ध्यान दीजिएगा, आया वहीं से है, लेकिन समझो भाई एक कंडीशन में है, यदि किसी कंडक्टर, चालक की तमाम भौतिक गुण कांस्टेंट रहे, नियत रहे, यथावत रहे, तो इसके इंड्स पर जो लगाया गया विभवांतर है, विभव है, वह करंट के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये ओम्स लॉ कह रहा है। लेकिन V बराबर आई आर आप जहां चाहो वहां लगा दो, आप टेलीविजन के लिए लगा दो, आप हीटर के लिए लगा लो, आप इस मार्कर के लिए लगा लो, तो V बराबर आई आर हर जगह लगेगा, लेकिन ओम्स लॉ हर जगह आपका नहीं लगेगा। क्योंकि ओम्स लॉ में आपको बताया गया कंडीशन कि यदि, ये कंडीशन दिखाया गया, यदि कोई कंडक्टर, कोई चालक, कोई धातु की तमाम भौतिक गुण, तमाम उसके जो भौतिक गुण हैं वो कांस्टेंट रहें, नियत रहें, यथावत रहें, तो इसके इंड्स पर जो लगाया गया विभवांतर है वह करंट का हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा। उसके बाद हटाओगे तो रखना पड़ेगा कांस्टेंट आर, तो आपका V बराबर आपका आर आई है, V बराबर आई आर, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, V बराबर आई आर आप जहां चाहो उसके लिए लगा लो, लेकिन ओम्स लॉ हर जगह आपका नहीं लगेगा, ये बात ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा,
अब वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जहां पर ओम्स लॉ लगता है, वो कौन कौन से कंडीशन है जहां ओम्स लॉ लगता है, ये ध्यान देना। परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग परिभाषा लिख लिया करो। पहला भाई, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जहां ओम्स लॉ लगता है। पहला क्या है, आप भी को चेंज करो, आप भी को चेंज करो, उसका मान बदल दो, लेकिन लेकिन आर के मान में कोई बदलाव न आए। भी आप चेंज करो लेकिन आर के मान में कोई बदलाव न आए, आर आपका कांस्टेंट ही रहे, नियत ही रहे, तो ओम्स लॉ लगेगा। आप भी का मान बढ़ाओ घटाओ जो मन चाहे तो करो, आप आई का मान बदल जाएगा, लेकिन आर के मान में कोई बदलाव न हो, चूंकि आर आप कांस्टेंट रखे हो, नियत रखे हो, तो आर के मान में कोई बदलाव न हो तो ओम्स लॉ लगेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ए भी ए आई, भी और आई के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे, जो हम ग्राफ खींचेंगे, हमेशा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमेशा मूल बिंदु से जाना चाहिए, और भी स्ट्रेट लाइन, वो भी सरल रेखा, तो ओम्स लॉ लगेगा। आपका ये जो बनाएगा थीटा, इसे जो है यम, इसे आप tan थीटा कह सकते हो, इसे आप स्लोप कह सकते हो, इसे ग्रेडियंट कह सकते हो, इसे ढाल कह सकते हो, प्रवणता कह सकते हो, ढाल, प्रवणता, प्रवणता। तो भी और आई के बीच में जो ग्राफ बने, या ग्राफ आपका आर का ग्राफ होगा, यह ग्राफ आपका आर का होगा, ये आर प्राप्त होगा मुझे इस ग्राफ से। तो भी और आई के बीच में जो ग्राफ बने वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त हो, तो ओम्स का नियम लगेगा, अन्यथा ओम का नियम आपका नहीं लगेगा। अगर कोई कहे कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे बना दें, ऐसे जाए, तो नहीं लगेगा। आप ग्राफ ऐसे बना दो तो नहीं लगेगा, ग्राफ आप ऐसे बना दो तो नहीं लगेगा। तो सरल रेखा तो है, लेकिन ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन से नहीं हो रहा है, मूल बिंदु से नहीं पास हो रहे हैं, तो ओम्स लॉ आपका नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो भाई ओम्स लॉ लगाने के कंडीशन है, ये सब ओम्स लॉ लगाने के तरीके हैं। अच्छा, ये बात हो गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, समझ लें, समझ लें। ये यदि किसी कंडक्टर की ध्रुवता को हम बदल दें, यदि किसी कंडक्टर की ध्रुवता का मान, मतलब देखो बैटरी पहले हम इस साइड लगाए थे, धनात्मक इधर था, ऋणात्मक इधर था, अब हमने बदल दिया, ध्रुवता को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो यदि किसी कंडक्टर की ध्रुवता का मान बदल दें, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, लेकिन लेकिन करंट के मान में कोई परिवर्तन न हो, विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो, तो ओम का नियम लगेगा, तो ओम का नियम लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि भाई यदि किसी कंडक्टर, किसी चालक, किसी धातु की ध्रुवता को बदल दें, बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, भाई इधर धनात्मक था, ऋणात्मक था, हमने चेंज कर दिया, लेकिन लेकिन करंट का मान सेम हो, जो करंट दोनों में पास हो, सेम सेम पास हो, करंट के मान में कोई बदलाव ना हो, तो ओम्स लॉ लगेगा, तो ओम का नियम आपका लगेगा। ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है जिसके लिए ओम्स लॉ लगता है। आपका अगर हम कहें तो भाई इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, चेंज कर दो, आप इसे बी कर दो, इसे आप ए कर दो, कि हम ध्रुवता को चेंज कर दें लेकिन करंट के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ओम्स लॉ आपका तब लगेगा, अन्यथा ओम्स लॉ नहीं लगेगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तीन फैक्टर हैं ओम्स लॉ लगने के।
ये 3 फैक्टर हैं। अच्छा, ऐसे मेटल, ऐसे कंडक्टर जिस पे ओम्स लॉ लगते हैं उसे बोलते हैं ओमिक डिवाइस। ये बोर्ड एग्जाम इस बार पूछा गया था। ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस क्या है? ओमिक ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस क्या है कि भाई ऐसे मेटल, ऐसे कंडक्टर जिस पर ओम्स का नियम लगता है, ऐसे डिवाइस जिस पर ओम का नियम लगता है, इसे हम ओमिक डिवाइस बोलते हैं। जिससे आपका मेटल हो, कंडक्टर हो, जिस पर ओम का नियम लगता है, तो ये ओमिक डिवाइस हो गए। नॉन ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस, नॉन नॉन ओमिक डिवाइस जिस पर ओम का नियम नहीं लगता है उसे नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका डायोड हो, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन ओमिक डिवाइस, अओमी परिपथ हो गया, ओमिक डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस से पूछा था। ओमिक डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसपे ओम का नियम लगता है, ओमिक डिवाइस जिससे ओम का नियम नहीं लगता उसे नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। इसमें आपका लिखोगे मेटल, कंडक्टर, इसमें लिखोगे आप डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, इसमें लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम हो गया। आपका ये आपका ओम का नियम है। इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं, और यह आपका जो टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस पर कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, आप चाहे जो देख लो, आप जिस भी कंपटीशन में आप बैठ कर देख लो, तो कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या है। आपको पता है कि प्रतिरोध को हम जो है ऐसे दिखाते हैं, जिग-जैग करके दिखाते हैं, इसे हम आर से दिखाते हैं प्रतिरोध को। अब श्रेणी क्रम संयोजन हम आपको समझा रहे हैं। ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। ये प्रतिरोध आपका R1, ये R2, ये आपका R3। अब होता क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, परिभाषा क्या बनती है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसे क्या बोलेंगे? हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। इस प्रकार का जो संयोजन होगा वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। अब मुझे इस श्रेणी क्रम संयोजन, मुझे नेट निकालना होता है कि भाई नेट रेजिस्टेंस क्या होता है अगर हम श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ दें तो। ठीक है, हम इन सबको जोड़ दे रहे हैं, सबको हम जोड़ दे रहे हैं। एक हम बैटरी लगा देते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं, प्लस माइनस भी आए। चलिए, अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट, परिणामी। मुझे निकालना होता है रिजल्टेंट या नेट या टोटल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने होते हैं। तो कैसे निकालें? एक बात समझ लो कि श्रेणी क्रम में जो करंट का मान होगा वह तीनों में सेम होगा। पहले बात समझ लो कि श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा यहां से फ्लो होगा, बहेगा, वह तीनों में करंट मान सेम होगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, कोई फैलाव नहीं हो रहा है। जैसे एक पाइप है, इस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, पानी निकल रहा है, जा रहा है पानी, कोई मोटर से आप चालू करके पानी ले जा रहे हैं। भाई यहाँ पर 1, 2, 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया के क्षेत्रफल की आपकी पाइप है, लेकिन जो पानी का जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है प्रति सेकेंड, जितना पानी फ्लो होना चाहिए उतना ही फ्लो होगा। यहाँ
भाई फ्लो होगा, वो इतना फ्लो होगा, भले एरिया कम है लेकिन स्पीड ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर। तो पानी का अमाउंट तीनों पाइप में सेम होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 इंच का लगाए हो समरसेबुल, आप पाइप मोटा सा लगा दो, 5 इंच का लगा दो, तो 5 इंच का पानी फेंके, ये नहीं संभव है। जितना वो डिस्चार्ज करा, जितना वो पानी फेंकेगा उतना ही पानी वो निकालेगा, वो उतना पानी निकालेगा। तो पाइप मोटा पतला कर देने से अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो करंट, इसमें करंट आपका जो आई होगा, वो आई क्या होगा, वो आई आपका सबका सेम होगा। हाँ, आपके विभव का मान अलग अलग हो सकते हैं। पहले में विभव आपका V1, दूसरे में विभव आपका V2, तीसरे में आपका V3। मतलब विभव के मान आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन करंट के मान आपका क्या होगा, वह सबका सेम होगा। अब निकालते, मुझे नेट निकालना है, ये नेट क्या होगा आपका। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो कि इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके, हम एक नया लगाते हैं, जितना करंट, जितना विभव पहले दे रहे थे उतना विभव आप देंगे। हम यहां पर इन तीनों को हटा करके हम यहां पर एक लगा रहे हैं। जितना विभव पहले लगाए थे, मान लो 100 वोल्ट, यहां 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, यहां 50 वोल्ट, जितना करंट पहले में फ्लो हो रहा था उतना करंट अभी फ्लो हो, तो क्या होगा, ध्यान देना। यहां पर इसका जब निकालोगे, यहां पर मैं आई लिखता हूं, आई तो आपका सेम होगा तीनों में। V1 बराबर क्या होगा, आई R1, इसके लिए V2 बराबर क्या होगा आपका, आई R2, समीकरण नंबर 2, और V3 बराबर क्या होगा, आई R3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 हो गया आपका। अब क्या कर रहे हैं, अब तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। जितना विभव पहले था उतना अब भी है, जितना करंट पहले था अब भी है। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अब जो विभव है V1, V2, V3, जो विभव है वह सब V के बराबर होगा। V बराबर वो V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी है, वर्क है, वर्क स्केलर होता है। ऊर्जा तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं बस। तो जो विभव है V1, V2, V3, हमारा V के क्या होगा आपका, बराबर होगा। जितना V दे रहा उतना बराबर आपका होगा। तो V बराबर क्या, आई आर, ये आई R1, ये आपका आई R2, ये आपका आई R3। ये सब मान निकाले हो। आई कॉमन ले लो तो आपका R1, आपका R2, आपका R3, आई से आई कैंसिल, R बराबर R1, R2, R3। ये रिजल्टेंट हो गया। इसे बोलेंगे आर नेट बोल दो, टोटल बोल दो, इफेक्टिव बोल दो, परिणामी बोल दो। ये है आर नेट आपके। तो भाई कैसे निकाला, आपने देखा कि जो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी जो इंडिविजुअल प्रतिरोध होते हैं सभी सम, योग, धन, जोड़, सम के बराबर होते हैं। जो इंडिविजुअल प्रतिरोध होते हैं ये सब इसके वैल्यू है, मान है इसके। अगर मुझे गणना करना हो कि भाई इस परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी धारा फ्लो हो रही है, तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है क्या, V बराबर क्या है, आई आर। तो ये आपका V बटे आर नेट आई। तो V आर नेट क्या निकाले हो, R1, R2, R3, ये आई निकल गया। आई बराबर क्या, V बटे R1, R2, R3। ये आपके हो गए कि मुझे इस परिपथ में निकालना करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो V बटे R1 धन R2 धन R3, यहां से आप निकाल सकते हो, खूब आराम से निकाल सकते हो। अगर आप यहीं पर V1 का मान निकालना चाह रहे हो, तो V1 बराबर I का मान निकाल लिए, V बटे R1, R2, R3 इंटू R1। तो देख लो, समझ लो, कायदे से समझ लो इसको। भाई पहले तो हमने यहाँ पर V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3 ये निकाला।
फिर हम इन सभी को हटा करके एक लगा दिए, मुझे नेट निकालना है, नेट निकालना है। तो जितना करंट पहले जा रहा है उतना करंट अब भी जाना चाहिए, V बराबर आई आर। और सभी विभव हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, V बराबर आपका आई आर, बाकी सब आई कॉमन लेते हैं, आपका आर नेट हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो R1 R2 R3 योग के सम के बराबर होता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा मुझे और काम करने हैं, ये कि भाई इस परिपथ में कितना करंट फ्लो होगा, कितनी धारा बहेगी। तो आप V बराबर आई आर, आर आपका नेट, आई आर आपका ये हो गया, आपका इतना करंट आई बराबर V बट्टी R1 धन R2 धन R3, इतना आपका करंट आपका फ्लो होगा। और यदि प्रत्येक विभव में कितना जो है आपका विभव होगा, प्रत्येक विभव कितना होगा आपका, V1 का मान कितना होगा, V2 का मान कितना होगा, V3 का मान, क्योंकि अलग अलग है तो आप I के मान निकाले, यहाँ पर I का मान रख दिया, आपका ये हो जाएगा। उसी प्रकार V3 V2 आपका V बटे R1 R2 R3 और आपका ये R2 हो जाएगा। इसी प्रकार V3 आप जो है I का मान निकाल लिए वहां से, V बटे R1 R2 R3 और आपका R3। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो यहां से आप V1 V2 V3 के मान निकाल सकते हो। तो श्रेणी क्रम में I का मान सेम होता है लेकिन V का मान अलग होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल। पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल, इसे PDR या वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, VDR। तो इसे हम पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल या वोल्टेज डिवाइडिंग रूल्स के नाम से भी जानते हैं। ये सब सारी बातें इसमें हैं आपकी कि भाई ये क्या होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। आप 2-3 बार अगर वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक चीज आप लोग थोड़ा और समझ लो इसमें, अगर आपका जो है ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, R3 है, ऐसा कुछ आता था। सभी प्रतिरोध आपके सेम हो जाए, सभी प्रतिरोध आपके सेम हो जाए, R1 भी R, R2 भी R, R3 भी R, n तक चला जाए आपका। तो अगर मुझे नेट निकालना, श्रेणी क्रम में है, मुझे नेट निकालना होगा तो R जो नेट होगा वह R प्लस R प्लस R आपका R, इसका मतलब क्या होगा, N R, R नेट। अगर आपकी n प्रतिरोध, आपके मैं यहां लिख देता हूं कि भाई n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हूं तो आपका आर एन बराबर क्या, n R हो जाएगा, अगर सेम है तो, और नहीं है तो आप वही सब जोड़ते जाओगे, आपका मान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझने का प्रयास करिए कैसे हो रहा है। आप वीडियो को 3-4 बार देखेंगे, समझेंगे तो आपको आ जाएगा, इतनी बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं।